हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया उसको क्या करते हैं, छोटा करने के लिए हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोला नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे बैठो, अरे आप क्यों बात करते, बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी सीबीआई कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट रहना। देश के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण तो है। संसद की नई सिर्फ इमारत नहीं है, वो एक प्रतीक है और अब जो है उसके ज़रिए नए भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पीच दी गई प्रधानमंत्री जी की ओर से और उस में पिछले 75 सालों के आज़ादी के इतिहास को योगदान के तौर पे, भारत के बदलाव के तौर पे, राजनीतिक संस्कृति और चरित्र में बदलाव के तमाम चीज़ों को याद किया गया और आज़ादी के बाद से अब तक कैसे कैसे ये देश आगे बढ़ा, अपनी स्थिति दुनिया भर के सामने रखी, उसमें जिक्र किया गया, चर्चा की गई, याद किया गया। ऐसे मौके होते हैं जब इस तरीके की बातें होती हैं। पूरा विपक्ष मौजूद था उसमें, जो आजकल इंडिया अलायंस के तौर पे है। क्या आज़ादी के बाद से अब तक का जो इतिहास है उसके मूल चरित्र में, मैं राजनीतिक तौर पे बात कर रहा हूँ, बदलाव आया है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री जब पहले थे, उसके बाद से जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको ये विश्वास नहीं था कि एक रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बात ये उन्होंने स्वयं कहा। लोकतंत्र की मजबूती है, भारत की उस शक्ति को आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे राजनीतिक तौर पे अपनी भूमिकाएं हैं, अगर आप उसका प्रयास करें। मैं इस जर्नी को, इस बदलाव को, विशेष सत्र जो बुलाया गया संसद में, उसके तौर पे विद्वानों के साथ समझना चाहता हूँ। आजकल में क्या होने वाला है, किस तरीके से कौन से बिल आ जाएंगे, अटकलबाजियों से इतर थोड़ा सा गंभीर प्रश्न जो हम सब के मन में लोकतंत्र और देश को लेकर के खड़े होते हैं, राजनीति जिस तरह से बदल रही है उसको लेकर के खड़े होते हैं, उनको समझने की कोशिश की जानी चाहिए और मैं वही आज करने की कोशिश करूंगा। विद्वानों से समझूंगा कि क्या वाकई इस नई संसद की इमारत से एक नए भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए सभी प्रकार के दल और नेता काम करेंगे और इसमें किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं जिनको हमें अंगीकार स्वीकार करना चाहिए। हमारे साथ जो मेहमान है मैं आपसे परिचय करा देता हूँ। बहुत ही वरिष्ठ विद्वानों का पैनल हमारे साथ है, सब मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, जिन्होंने पत्रकारिता में तो लंबा तजुर्बा ही है, अपने सामने से राजनीति के बदलते हुए गुजरते हुए देखा है। शिवकांत शर्मा जी हैं, भारत ही नहीं ये तो
विश्व की राजनीति को रोज दिन में देखते हैं कि और कंपैरेटिव स्टडी भी रखते हैं। शिवकांत जी का बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हैं। उत्तर भारत की ही नहीं, दक्षिण भारत पे भी आजकल बहुत गजब की टिप्पणियां सतीश जी की होती हैं और बहुत लंबा अनुभव सतीश जी का है। और युवा साथी हर्षवर्धन जी, लेकिन ये भी आजकल राजनीतिक तौर पे काफ़ी विचार विमर्श में शामिल रहते हैं। आप सबका जर बहुत बहुत स्वागत है और नए संसद भवन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रामकृपाल जी, आपसे शुरू करते हैं। ये जो स्थानांतरण सिर्फ एक, एक्चुअली क्या, जब परिभाषा दी जाती है समय की तो बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है समय की, चेंज ऑफ प्लेस इज टाइम। तो स्थान जब बदलता है तो वक्त को हम माप सकते हैं। तो ये जो संसद के नए भवन में हम जा रहे हैं, इसको समय के बदलाव के तौर पे देखना चाहिए। वैज्ञानिक परिभाषा तो यही कहती है कि जब स्थान परिवर्तन होता है तभी आप समय की गणना कर पाते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस बदलाव को? नीरज जी, मैं बदलाव जब भी होता है, और मैं जब तक जिंदा हूं या कोई भी जिंदा है तब तक हम आशावादी हमें होना पड़ेगा। ये कोई चुनाव नहीं है, कंपल्सन भी है। अगर जिंदा रहना है तो आशावादी रहना है। लोग कहावत है कि जब तक सांस तब तक आस। तो मैं हमेशा एक चीज को मानता हूं कि हिस्ट्री ऑलवेज गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जाहिर सी बात है कि भगवत शरण उपाध्याय की एक बहुत अच्छी पंक्ति को मैं उद्धृत करता रहता हूं कि अतीत की विशेषता इसी में है को वर्तमान को जन्म दे और पर्दे के पीछे खड़ा रहे। तो वर्तमान को वो ताकत, एक दिशा निर्देश उससे मिलता रहे और वर्तमान हमेशा आगे बढ़ता है। जब से धरती आई तब से प्रगति हो रही। इसलिए किसी भी तरह के बदलाव में मैं हमेशा एक आशावादी, मेरी विचारधारा रहती है कि मैं मानता हूं कि कुछ अच्छे के लिए हो रहा है और होना चाहिए। परिवर्तन हमेशा, ये नहीं होता कि परिवर्तन में कुछ चीजें निगेटिव नहीं होती हैं, लेकिन क्या करेंगे, बहुत सारे दिक्कतों के बावजूद वही है कि मुश्किलें हैं राहें मंजिल में, हौसले हैं आजमाने के लिए। तो मैं तो एक बदलाव देख रहा हूं। और अगर मैं कहूं कि आज का जो इस संसद में जो रहा है, जो भाषण रहा है मोदी का, या पिछले दिनों से जो चीज रही है, अगर मुझे दो चीजें जो समझ में आती हैं, एक तो देखिए, ये जो तमाम लोगों की आशंकाएं रहती हैं कि क्या होगा नहीं होगा, मैं इतना एक बात कहता था कि जो भी ये विशेष सदन में अगर कोई चौंकाने वाली बात होगी, अगर कुछ ऐसा होता है, हो सकता है कुछ परंपराएं टूट रही हों, लेकिन मैं हमेशा एक चीज को देखता हूं, अगर वो कोई राष्ट्र हित के लिए कोई सेक्रेसी बरती गई है या किसी तरह की बीच कोई चीज है, तो मैं उस पर नहीं जाता। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी होगा वो एक राष्ट्र के बेहतरी के लिए होगा। वो जून 75 की तरह नहीं होगा, इमरजेंसी जैसा कोई फैसला नहीं होने जा रहा है, इस बात की मुझे पूरा भरोसा है। दूसरी बात देखिए, जो आज मोदी जी ने एक बात कही है और लगातार 2014 जब से आए हैं, जिस चीज को मैं हमेशा ये मानता रहा कि 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, 10 साल पहले कम रही होगी, 120 पर 125 मान लीजिए। इतनी बड़ी आबादी में श्रम की प्रतिष्ठा को, डिग्निटी ऑफ लेबर को अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा तो हम कभी भी उस सामंतवादी मानसिकता से नहीं उबर सकते जिसमें एक पकौड़ा बेचने वाले का मजाक उड़ाया जाता है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, ये तो बीबीसी में बहुत दिन तक रहे हैं, देखा होगा, ये जिसको वामपंथी विचारधारा कहते हैं, लेफ्ट कंट्री चाहे कुछ भी हो, उनकी मैं इस मामले में इज्जत करता हूं कि जब चाइना में एक वेटर को वहां के मैनेजर से ज्यादा तनख्वाह मिलती थी और एक प्रतिस्पर्धा थी कि एक प्रतिष्ठित किया गया था कि फिजिकल लेबर को प्रतिष्ठा दी जाए। चाणक्य ने कहा था परिश्रम स्वयं आनंद है। और जब भी मौका मिलता है, आज देखिए डिबेट में जहां होता है, मोदी उस तबके को जरूर नमन करते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में भी कहा। तो मुझे ये लग रहा है कि एक अच्छा जो बदलाव हुआ, शासक से एक लोकतंत्र बढ़ते बढ़ते अब सारी पार्टियां ये मजबूर हैं ये कहें कि हम शासक नहीं सेवक हैं। पॉलिटिकल कंपल्सन्स है
कि अब एक सॉफ्ट सोशलिज्म सब अपना के चलते हैं कि नहीं भैया, और जो जिस तरह से वी द पीपुल यानी लोक सत्ता है, इस बात का एहसास धीरे धीरे बढ़ रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। तो मैं तो इसको एक अच्छी चीज समझता हूँ। शासक से सेवक की यात्रा रही है 75 साल में। सेवक भले न बन पाए, लेकिन ये महसूस कर रहे हैं कि बिना जनता की सेवा किए हम सत्ता में नहीं रहेंगे। कोई भी पार्टी नहीं रह सकती सोशल वेलफेयर स्कूलों के बजाय। तो वो धीरे धीरे उधर जा रहा है। और दूसरी तरफ श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। 10% आबादी यूरोप की भी उससे ज्यादा एमबीए और इंजीनियर नहीं होते हैं। बाकी जिसको बेल कर्व कहते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जिसको कॉर्पोरेट कहता है, एसएससी ए, एसएससी बी, एसएससी सी, एसएससी डी। तो मेरा ये कहना है कि हमें वो चश्मा धीरे धीरे उतार देना चाहिए कि सब आप सोचेंगे कि सबको सफेद पोस्ट नौकरी मिल जाएगी। नहीं, बढ़ई, दर्जी, ये जो काम करने वाले तमाम हैं, अब इनको इज्जत देनी पड़ेगी, इनको प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी। इनके वोट से ही कोई लोकतंत्र चलता है। क्लासेस के वोट से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, मासेस से जीता जाएगा। और मुझे लगता है कि जो भी इस 5 दिन के सेशन में जो भी आएगा, निश्चित तौर पर उसका विरोध करने की मुझे लगता है गुंजाइश बहुत कम होगी। शिवकांत जी, पुराना इतिहास पढ़ना बड़ा आसान होता है। किताब उठाइए और पढ़ लीजिए क्या हुआ था उस समय, कैसे हुआ था। लेकिन समकालीन बदलाव को पीछे से कनेक्ट करते हुए अपने अनुभवों को शब्दों में ढाल देना बड़ा कठिन काम होता है। आपके लिए हो सकता है थोड़ा, मेरा ऐसा गेस है कि आसान हो, क्योंकि आप थोड़ा दूर बैठे हुए हैं। हम लोग, जो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको फिर वो बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं, वो क्या निकट दृष्टि दोष हो जाता है। लेकिन जो आदमी थोड़ा दूर बैठता है ना, वो बड़ा आराम से देखता है कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। जैसे आप किसी शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर चले जाएं तो आप आराम से बता सकते हैं कि ट्रैफिक कैसे मूव कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं भारत की इस राजनीतिक दशा दिशा को बदलते हुए, स्पेसिफिकली अगर आप 2014 से ही जोड़ना चाहें तो? देखिए, एक तो आज के भाषण की तुलना अगर आप पिछला जो सदन था उसके अंत का जो भाषण था उससे करके देखें तो दोनों के तेवर में आपको स्पष्ट अंतर नजर आएगा। तो एक तो अच्छी बात मुझे इस सत्र की शुरुआत की ये लगी कि इसमें जिस तरह की भाषा या जिस तरह की विषय वस्तु या जिस तरह से पूरा भाषण पिरोया गया, वो वक्त की या कह लीजिए कि इस पल की गरिमा को ध्यान में रखते हुए किया गया, जो एक बहुत अच्छी पहल है। अब देखिए, जैसा कि हमने अभी कहा और सुना भी कि परिवर्तन अवश्यम भावी है और परिवर्तन का नाम ही दुनिया है। हमारे यहाँ तो संसार और जगत दोनों शब्द जो हैं वो परिवर्तन के पर्याय ही हैं। तो परिवर्तन को तो आप रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि परिवर्तन बेहतरी के लिए हो। दुर्भाग्य से 75 साल का इतिहास भाषणों का या ये जो मंच है, इस पे एक और मुझे आज रुचिकर बात लगी, जो मतलब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो स्थान है, एक बात जहां बार बार बोली जाती है तो उस बात की, उस विचार की आत्मा उस स्थान में बसने लगती है। जो हमारी जो मंदिर संस्कृति है, ये उसको आधार बना करके कहा गया कि नाद जो है, उस नाद से प्रकृति बदल जाती है उस स्थान की। तो उस लिहाज से आप उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जा रहे हैं, आप लिफाफा बदल रहे हैं। लिफाफा बदलने से मजमून बदलेगा नहीं बदलेगा, ये बहुत कुछ इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करेगा। लेकिन आप सब जानते हैं, और उस जमाने में जब नेहरू जी की सरकार थी और उसके बाद इंदिरा जी की सरकार थी, तो उस जमाने में केवल हम लोग, पत्रकार लोग अंदर जाते थे, वो देखते थे, सुनते थे और फिर उसकी रिपोर्ट बाहर होती थी। ऐसा कोई जरिया नहीं था कि लोग देख सके अंदर क्या तमाशा हो रहा है। तो ठीक है, वाद विवाद होते थे और हमें मानना पड़ेगा, जैसा कि लिखा गया, जैसा हमें बताया गया, कि वो शालीन शैली में होते होंगे। कम से कम ऐसा नहीं होता होगा कि एक व्यक्ति बोलना शुरू करे और 50 लोग जो है वो हल्ला मचाना शुरू करें, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि सड़क में और संसद में जो अंतर होना चाहिए वो नहीं रह गया। यदि यही काम करना है तो
सड़क है ना, पूरा देश है, वहां कीजिए। संसद कम से कम चर्चा के लिए, बैठ करके एक दूसरे की बात सुनने के लिए। और बात सुनने का मतलब ये नहीं है कि साहब मुझे कुछ कहना है तो जितनी देर और जो मैं कहना चाहता हूं, जिस वक्त कहना चाहता हूं, उसी वक्त कहूंगा। अगर मैं नहीं कहता हूं, अगर मुझे ये मौका नहीं दिया गया तो लोकतंत्र नहीं है। ये तो हठतंत्र हुआ ना, ऐसे थोड़ी लोकतंत्र चलता है। कोई भी संसद, कोई भी संस्था कायदे कानून से चलती है। आप अपनी बारी का इंतजार करें। यहाँ सबसे बड़ी, हमारे यहाँ जो सबसे पुरानी परंपरा है, संसदीय परंपरा, वो तो लंदन में वेस्टमिंस्टर की है। आप वहां की बहसें उठा के देखिए, ठीक है, वहां भी स्तर थोड़ा गिरा है, कम से कम भाषा का स्तर गिरा है। जिस तरह जो तंज और व्यंग जिस तरह से किए जाते थे, उनका स्तर भी थोड़ा गिरा है। लेकिन फिर भी जमीन आसमान का फर्क है। जब एक वक्ता खड़ा होता है, उसको 5 मिनट का समय दिया जाता है, तो वो 5 मिनट से 1-2 सेकंड से ज्यादा आगे नहीं जाता। 5 मिनट से पहले अपनी बात खत्म करता है। उसके लिए वो जो है रात दिन, मुझे लगता है, अभ्यास करता है, अभ्यास करके आता है, अपनी बात बोलता है, अपना तर्क रखता है। प्रधानमंत्री हर सप्ताह जब सेशन चलता है तो उस सत्र में जवाब देने के लिए आता है। इस तरह की परंपराएं हमारे यहाँ पहले भी नहीं थी, लेकिन ये परंपरा बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। तो क्या ये जो नया लिफाफा आपने तैयार किया है, नया जो सदन आपने तैयार किया है, उसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं। सबके पास कंप्यूटर होंगे, मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं है, डेटाबेस होगा सबके पास। तो अपनी बात कहने के लिए आपको बहुत ज्यादा अब खोज रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात को सोच समझ के, झाड़ पिछोड़ के प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब मनगढ़ंत बात न करके, झूठे आरोप न लगा के, हालांकि संसदीय सारे अधिकार हैं, उसके तहत आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन बोलने से पहले पूरी दुनिया देख रही है, उसके बाद वो छपता है, वो रिकॉर्ड में जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये अनुशासन है, जो आत्मानुशासन। आप अभी कुछ देर पहले हमने बात की काम के सम्मान की। ठीक है, छोटे से लेकर बड़े के काम का सम्मान होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस काम के सम्मान की जो संस्कृति है, उसका प्रतिबिंब हमें संसद में भी तो दिखाई दे। सांसद भी अपने काम के प्रति समर्पित है, वो अपने काम को सम्मान देता है, अपने पद को सम्मान देता है, अपने कर्तव्य को सम्मान देता है। ये उसके भाषण में झलकना चाहिए। तो दुर्भाग्य से पिछले 15-20 साल में जो हुआ है, जिस तरह का विभाजन हो गया है, मत विभाजन, विचारधारा का विरोध, टकराव जिस तरह से पैदा हुआ है, उस टकराव की बलि चढ़ गया है ये सारा का सारा जो संसदीय संस्कृति है, मैं मानता हूं उसकी बलि चढ़ गई है। तो ये एक शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया जो उस पल की गरिमा के अनुरूप था। अब हम आशा ही कर सकते हैं कि नए सदन में जाकर के थोड़ा बहुत परिवर्तन हर सांसद के व्यवहार में, हर सांसद की भाषा में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम से कम कहने सुनने के लिए सांसद एक दूसरे के लिए जगह छोड़ेंगे, तैयार होंगे। जब तक आप दूसरे की सुनेंगे नहीं, अपनी जो है उस समय से बात कहेंगे नहीं, तो फिर संसद क्या है? तो बात आगे बढ़ेगी क्या? दुनिया क्या देखे और आप क्या मिसाल दुनिया के सामने पेश करेंगे? तो ये सबसे बड़ी बात है। सतीश जी, संसद तो बदल रही है, मतलब संसद का भवन बदल रहा है, क्या देश भी बदल रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि नई इमारत से नया भारत नहीं बन सकता। कोई जरूरी नहीं है कि नई इमारत से नया भारत बन जाए। मैं आप सबकी बात सुन रहा था। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब संसद में संसदीय प्रजातंत्र की झलक दिखी। जब पंडित नेहरू का जिक्र आया, खुद प्रधानमंत्री जी ने किया, शायद वो 14 से करते होते तो ज्यादा अच्छा होता। शत्रुता और कटुता के आधार पर संसदीय प्रजातंत्र नहीं चल सकता, उसका कोई हिसाब नहीं। अब तो सवाल उठने लगे थे कि ये संसद का ही क्या होगा, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि जो संसदीय प्रजातंत्र ही हमें लगता है कि आगे का रास्ता है। भारत के बारे में आपने पूछा, ये मैं मानता हूं, मेरा अपना निजी विचार है कि आप लोगों ने अभी बात की सामंतीकरण की।
देखिए, पहले सामाजिक आर्थिक सामंतीकरण, सामाजिक आर्थिकरण मतलब सामंतीकरण, जो कि राजनैतिक सामंतीकरण में बदला। अब जो है आर्थिक सामंतीकरण है, और जो रिवर्स होकर के वो राजनीति पे सामंतीकरण का काम कर रहा है। तो देश की दशा दिशा बदलनी है, और जिसमें चाय वाला स्टेशन पर काम करने वाला देश का प्रधानमंत्री बने, तो देश को समावेशी होना पड़ेगा। वो मुझे लगता है उसमें भारी अभी कमी है। मुझे इस बात पर भी सवाल है कि भाई, अगर एक विशेष सत्र है, ये एक 75 साल की का जश्न है, उस गरिमा को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो सत्र के एजेंडा को उतना गुप्त रहने की क्या आवश्यकता थी? सारा सामने होना चाहिए था, सारे सामने हो, सब कुछ सामने हो जाना चाहिए कि भाई 1 दिन 2 दिन तरह तरह की देश में बात चल रही है कि पता नहीं कितने एजेंडे पर बात हो गई है अब तक, और अभी क्या होगा, आज के कैबिनेट मीटिंग से क्या निकला मुझे नहीं मालूम। तो ये हमारा कहना है कि देखिए, सवाल यही है कि मेरा ये इस तरह से कहना है कि देखिए, ये मतलब बहस हो ना, एक से एक भाषण देने वाले लोग हुए, एक से एक विचारधारा के पक्के लोग हुए, सहिष्णुता के साथ संसद चलता था। हम लोगों ने भी देखा है, कम से कम 20-30 भाषण तो मुझे मेरे रहते हुए याद है, और पहले भी देखता रहता हूं। तो वो गरिमा अगर बनती है तो पूरे देश में उसका प्रभाव जाता है, और हर व्यक्ति का जो एक वोट बराबर है इस देश में, एक वोट जो है बराबर है सबका, बड़ा या छोटा, भिखमंगा या एकदम अरबपति, उसकी ताकत का वो झलक दिखाई पड़नी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि असली तो यही परिवर्तन होगा, या नाम बदल देने वगैरह से तो कुछ नहीं होता है, या फिर आप क्या करें, मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहें, एक दूसरे को डाउन करते रहें, संसद की माइक ऑफ हो जाए, वो एक दूसरे पर हमला करे, चाहे विपक्ष की बात, दोनों की बात, कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे का। ये देश के ही लोग है ना, देश का ही संसद है ना, ये देश के लिए। तो ये अगर चीज सामने झलकती है और समावेशी भारत का निर्माण आगे होता है, तब मैं मानूंगा कि ये संसद जो है बहुत सार्थक काम करेगी, सब लोग मिलके यहाँ काम करेंगे। और अगर राजनीतिक सामंत जो है वो अपनी सत्ता चलाने के लिए, चाहे विपक्ष में चाहे सत्ता पक्ष में, वो इसका दुरुपयोग करेंगे, तब मैं इस नए भारत के लिए मैं उसको फिर वो मेरा नजरिया दूसरा होगा देखने का, है कि नहीं। और चाहे बदलाव हो, सार्थक बदलाव हो, आगे के लिए बदलाव हो, नया हो, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हुआ इसी भारत में, इसी संसद से हुआ है, बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, विश्व स्तर की चीजें हुई हैं, युग की चीजें हुई, युग परिवर्तन की चीजें हुई हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान में जो उस समय संविधान ही बन गया, शुरू में तो लोग कहते थे कि देश के में डेमोक्रेसी चलेगा ही नहीं, पूरे पश्चिमी जितने लेखक थे सब कहते थे ये 10 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। वो आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए, तो हम इसको बहुत बड़ी बात मानते हैं, और अच्छा है कि सबको ट्रिब्यूट दीजिए जिन लोगों ने संसदीय प्रजातंत्र के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। तो मैं इसको ये मानता हूं, आज प्रणब मुखर्जी साहब, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, सोमनाथ चटर्जी साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं, और एक से एक अगर गिराने लगे तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, जो लोग भाई दूसरे की बात सुनते थे, हरदम डेमोक्रेसी की ही बात करते थे। तो ये हम समझते हैं कि ये एक अच्छी चीज यही होगी। और सत्र तो क्या होता है, हर बार सत्र हुआ, कोई हंगामा हो गया, कोई बायकॉट हो गया, कोई धरना हो गया या प्रदर्शन हो गया, ये टकराव की स्थिति में होता है। मैं मानता हूं कि जो विपक्ष जो हंगामा हल्ला करता है, चाहे भाजपा सत्ता में है, वो भी यही करते थे। तो ये करने का तरीका प्रोटेस्ट जायज है, लेकिन एक सीमा के बाद वो भी नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए, ये आप समझ लीजिए। जी हर्षवर्धन जी, नई इमारत से नई इबारत, संसदीय परंपरा क्या है, उसके अंदर कौन कितना बोलता है, कम बोलता, ज़्यादा बोलता है, किस तरीके के विज़न रखता है, आज़ादी से अब तक के बीच में इस संसदीय पार्लियामेंट के अंदर के डेमोक्रेसी के साथ साथ देश में भी एक बड़े बदलाव की लहर हम
देख पा रहे हैं क्या, देख रहे हैं क्या, उस तरफ मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर कौन कितना लंबा बोलता है इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। फिल्म का एक डायलॉग याद रहता है, फिल्म किसी को याद नहीं रहती है। तो क्या वो बदलाव आप पार्लियामेंट के बाहर देखते हैं क्या, कि किस तरीके से हमने अपने देश को गढ़ा है? किसी भी क्षेत्र में बड़े बड़े चैंपियंस हैं, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में, क्षत्रपों के रूप में, राष्ट्रीय नेताओं के रूप में। कैसा देश हमने गढ़ा है ये, और किस दिशा में हम जा रहे हैं, ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए नीरज जी, कैसा देश हमने गढ़ा है उसका एक बड़ा उदाहरण अभी G20 समिट, उसके चित्र ने सब कुछ तय कर दिया। हमने कैसा देश गढ़ा है इस बात ने तय कर दिया था जब हम कोरोना काल में जूझ रहे थे और दुनिया के आंकड़े हमारी अपनी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहे थे। उस वक्त हमारे भारत के टेलीविजन चैनलों ने बड़ी शानदार भूमिका निभाई थी। हर वक्त टीवी मीडिया को लोग गाली देते हैं, हम लोग भी गाली देते हैं, लेकिन उस वक्त बड़ी शानदार भूमिका निभाई थी। हमारा वो जो कहते हैं ना कि हम जिस तरह से परिपक्व हुए थे कि संकट के समय में हम कैसे दिखते हैं, राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए। उस वक्त दुनिया ने देखा, हम देश के भीतर और देश के बाहर भी, हम उन देशों का हाथ पकड़ने में, वैक्सीन मैत्री करके कोरोना की जो वैक्सीन थी उसको देने में हमने कोई झिझक नहीं की। ठीक है, राजनीतिक तौर पर कुछ लोगों ने लगाया, कुछ लोगों ने आरोप प्रत्यारोप किए। दुनिया ने हमको देखा जब ये विकसित देश उस क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, उस कार्बन जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाले देशों की बात कर रहे थे, तो उनको पलट के आना पड़ा कि भाई उधर जाओ जहां भारत जाता था। दुर्भाग्य था हमारा कि हम जब स्वतंत्र हुए तो हमने उस तरफ से देखना बंद कर दिया, हमें अपनी चीज सबसे बुरी लगने लगी। अभी आज एक मैं देख रहा था, कभी कभी कहते हैं ना कि व्हाट्सएप भी कभी कभी पढ़ना चाहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हर वक्त बुरी नहीं होती। तो वो आया कि अब नए रेस्टोरेंट बनने लगे हैं, उसमें एसी वेसी लगा के, और गांव की तरह खटिया और गोबर और लालटोन वो सब रहती है, और 1000-1200 का एक एक डिश होता है, लोग खा के आते हैं, कहते हैं अरे वाह गांव जैसा माहौल है। यही करते थे पश्चिम के लोग। हमने उनको ये एहसास दिलाया, हम ये उनको बता रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, अगर आप पेड़, प्रकृति, नदी इन सबको नहीं पूजते हो तो नहीं कर सकते हो। ये हम कब कह सकते थे? जब हमारी कोई शक्ति होती। हम अगर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दावेदार होते, उसके सदस्य होते, दावेदार तो अब हम हो रहे हैं, हम शायद उस वक्त जब हमारे पास एक अवसर था तो हमने उस अवसर को नहीं गंवाया होता और आज हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होते, तो दुनिया लोकतंत्र का एक बेहतर चेहरा देखता, लोग सीखते। हमारी डेमोक्रेसी बहुत शानदार है, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर किसी ने अपने विजन, अपनी दृष्टि के लिहाज से अच्छा करने की ही कोशिश की। आया होगा कभी कभी हर प्रधानमंत्री के मन में, जिसको कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो आया होगा, तो जनता ने उनको सबक भी सिखाया होगा। लेकिन हर प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि अच्छा चलो हम भारत बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा मिसिंग थी, और इसको मैं मानता हूं कि ये निश्चित तौर पर इसमें बिना किसी बहस के इस देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन और दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है कि आप आज जो भारतीय विचारों की बात करते हैं, जिस संस्कृति की बात करते हैं, आज हम उसको देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, काशी विश्वनाथ धाम बना रही है। अभी जब G20 का था, उसकी बुकलेट हम सबको देखनी चाहिए कि हम कैसे 6000 वर्ष पूर्व से शुरू करते हैं और आज तक आते हैं। कैसे हम बताते हैं कि हमारे पास ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, हम कैसे दरबार हमारा मतलब क्या होता था, मंत्री मतलब क्या होता था, मंत्री परिषद क्या होता था, सैनिक के अधिकार दायित्व क्या थे, जनता कैसे काम करती थी, जो वैश्य समाज है उसका काम क्या था, कैसे समाज सारी जिम्मेदारी निभाता था, उसको देखना चाहिए। वो छोटी सी बुकलेट है कुछ पन्नों की, हर किसी को देखना चाहिए। हम दुनिया हमको कहने लगी कि अरे तुमको बनाना क्या आता है, अंग्रेज ना आते तो रेलवे ना होती, मुगल ना आते तो तुम्हारे यहाँ ताजमहल ना होता, ये मकबरे जितने बने हैं, टॉम्ब, ये सब ना होते। इसमें किसी की कोई मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठीक बात है कि मुगलों की टॉम्ब और यही सब थी। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता था ना, हम मकबरा वाली संस्कृति वाले नहीं थे ना, हम किसी का दोहन करने के लिए रेलवे चलाने वाली संस्कृति के नहीं थे ना, हम जरूरत के लिहाज से काम करते थे। हमारी जरूरत क्या होती थी, जिसको हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसको एक लाइन में वसुधैव कुटुंबकम, जो G20 की थीम बन गया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर।
हम कहते हैं ये, और जब हम कहते हैं तो हमारा कोणार्क रथ दिखता है, हम्पी का कर्नाटक का वो रथ दिखता है चक्र के साथ, मतलब चीजें दिखती। जब दुनिया घड़ी देखना नहीं जानती थी, हमारा कोणार्क चक्र बता रहा था। सवाल यहां यह है एक लाइन में कि हमने क्या हासिल किया, तो हमने अपनी चेतना हासिल की, हमने अपना स्व जगाया है, हम जागृत होकर वहां पहुंचे हैं जहां से अब हमको साफ साफ दिखता है। जैसे आपने भी शुरुआत में कहा, शिवकांत जी से वो सवाल पूछा था कि आप बिल्डिंग के ऊपर 20 मंजिल 30 मंजिल से देखते हो तो आपको ट्रैफिक दिख रहा है कि कैसे कौन सी गाड़ी उल्टा सीधा जिगजैग कर रही है, कौन गड़बड़ कर रहा है। हम वहां पहुंच गए हैं। अब इसके अगले आगे का चरण है जो मुझे लगता है कि पुरानी संसद से नई संसद, यानी कल जब गणेश चतुर्थी होगी, जब विघ्नहर्ता गणेश जी को लेकर, और महाराष्ट्र में तो ये बहुत बड़ा त्योहार है, क्या जिसको तिलक ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार बनाया, उन भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हम नई संसद में जाएंगे तो हम क्या अपनी बुराइयों से, अपनी हीन भावना से, अपने अंदर की उन चीजों से जिसको लेकर हम कहते हैं कि नहीं नहीं सब तो दुनिया हमको दे गई, हम तो कुछ जानते नहीं थे, उससे उबर पाएंगे क्या? अगर हम उबर पाएंगे तो यकीन मानिए, और देखिए ये जो संसदीय परंपरा है, मैं इसको कई बार कहता हूं कि एक कालखंड का याद रहता है। अब चूंकि यहां मतलब जिसको कहें कि शिवकांत जी, रामकृपाल जी, सतीश जी हैं जो मतलब बहुत पुराने संपादक रहे, लोगों ने तो जाने कितनी सरकारें देखी, लेकिन मैं फिर भी आपको चुनौती के साथ बताता हूं, सिर्फ कालखंड याद रहता है। हर कालखंड में जाने कितनी कड़वाहटें किस नेता के समय हुई है, ये मोदी वाला कार्यकाल तो छोटा पड़ जाएगा। हर कार्यकाल में संसद में अपने लिहाज से संसद चलाने की कोशिश, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। हर कार्यकाल में, और आपको मतलब ऐसे दृष्टांत में याद दिला दूं, 2008, 2012, उसके पहले का याद कर लीजिए, 60 का दशक, उसके बाद का 70 का दशक, कोई, लेकिन कहने का मतलब क्या है, आप जाते कहां हैं? आज नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो कह रहे हैं कि इस देश की विरासत हम सब की है, हम उसको आगे जी हर्षवर्धन जी नई संसद में जा रहे हैं। जी अब मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे जवाब दें। एक बार आप लोगों ने अपने अपने भूमिका सेट करी। रामकृपाल जी, अब थोड़ा और इसको कंटेम्प्रेरी बना देते हैं। जो राजनीतिक बदलाव 2014 के बाद से हुआ, क्या उसकी स्वीकारोक्ति हो रही है या ये संघर्ष अभी और चलेगा? ये सवाल लोडेड है थोड़ा, कुछ लोगों को सुन के लगेगा कि ये क्या सवाल, लेकिन ये असली सवाल है, क्योंकि मतलब काफी वर्षों तक, 90 तक तो मैं कह सकता हूँ। नीरज जी, आपकी आवाज थोड़ी कट गई है। रामकृपाल जी, अभी आ रही मेरी आवाज? नहीं, शिवकांत जी आपको आ रही मेरी आवाज? हाँ, तो शिवकांत, रामकृपाल जी आता हूँ। शिवकांत जी, आपसे भी सवाल यही है कि क्या 14 के बाद से जो वैचारिक बदलाव राजनीति में दिख रहा है उसकी स्वीकारोक्ति हो रही है, नहीं हो रही है, या संघर्ष और बढ़ेगा? क्योंकि उससे पहले तक एक तरह की पॉलिटिक्स थी, इसके बाद अब दूसरी तरह की पॉलिटिक्स आ रही है। बहुत ही लोडेड क्वेश्चन है, लेकिन यही समय की, इस समय का सबसे मौजूद सवाल है। शिवकांत जी, और ये सवाल केवल भारत में ही नहीं है, ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। और मुझे ये जो खाई है ये चौड़ी होती दिखाई दे रही है, पटती दिखाई नहीं दे रही। विचारधारा का ये टकराव बढ़ेगा और मुखर होगा, लेकिन डर यही है कि कहीं इससे अराजकता न फैल जाए, या अराजकता की सीमा तक न चला जाए। केवल वैचारिक आदान प्रदान से हम अगर अपने मतभेद दूर कर सकें, जो कि पूरा इतिहास मानवता का ये बताता है कि अंततः जो मतभेद होते हैं वो बातचीत से ही हल होते हैं। लड़ाई से कभी कोई मतभेद हल नहीं हुआ है। लड़ाई से क्षणिक जो है वो किसी की पराजय, किसी की जीत हो जाती है और कुछ नहीं होता है। तो ये सब जानते हुए भी हम उस ओर बढ़ रहे हैं और ये टकराव मुझे लगता है बढ़ता जाएगा। अभी तो सबसे बड़ा सवाल देश के सामने ये है कि आप किस तरह का विकास और किस तरह की अर्थव्यवस्था चाहते हैं, किस तरह की अर्थव्यवस्था हमारे समाज में चलेगी, उसका स्वभाव क्या है। क्या आप सरकार माई बाप वाली अर्थव्यवस्था या सरकार माई बाप वाली व्यवस्था चला करके आगे बढ़ना चाहते हैं? आपको लगता है आप विकास कर पाएंगे? अगर आप विकास कर पाएंगे तो कोई इसकी हिमायत करने वाली पार्टी जो है वो कोई इस तरह की मिसाल, कोई इस तरह की तालिका, कोई इस तरह का
डेटा सामने नहीं रखती है, कोई इस तरह की योजना सामने नहीं रखती है कि वो कैसे सफल होंगे। और दूसरी तरफ जो है वो बहुत ही व्यावहारिक आपकी विकास की पटरी है, जिस पर जाकर के चीन, उससे पहले दक्षिण कोरिया, उससे पहले जापान, जर्मनी, आप लंबी एक फहरिस्त है देशों की जिन्होंने, ठीक है वो समावेशी विकास नहीं था, लेकिन विकास किया और विकास होने के बाद वो समावेशी जो है व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं, जैसा कि नॉर्डिक कंट्री ने किया। हम उल्टा चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम समावेशी पहले बन जाएं, विकास बाद में करें। तो क्या ये संभव है? क्या किसी के पास इस तरह के आंकड़े हैं? तो ये मुझे लगता है मूल है इस विचारधारा के टकराव का, और इस मूल का मुझे अभी हल होता नजर नहीं आ रहा। अभी तो मुझे लगता है कड़वाहट बढ़ेगी। रामकृपाल जी, छोटा सा जवाब आपसे भी चाहिए इस मामले पे। ये सवाल आपसे पूछा था मैंने, सुन नहीं पाए थे आप, कि जो वैचारिक संघर्ष इस समय बना है, तो क्या लोकतंत्र हमारा इतना परिपक्व नहीं गया कि हम उस दूसरे वाले को स्वीकार कर सकें? हालांकि शिवकांत जी ने उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में रख दिया है। देश में क्या आ रहा है, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं लोग उसको? नीरज जी, किससे सवाल है? मैं ये कह रहा हूं सर, 14 के बाद से जो एक वैचारिक तौर पे राजनीति बदली है, उसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे, संघर्ष चल रहा है अभी भी, क्यों? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात, मैं नीरज जी दो ही बात कहता हूं। ये, हालांकि मैं अपने मित्रों की बात नहीं सुन पाया, 2014 से अगर आप लोकतंत्र की बात करें, और लोकतंत्र की जो परिभाषा मुझे मालूम है, और शायद यही होगी, कि रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी, इसको फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब यहां विपक्ष से है। तो लोकतंत्र का शासन और अलबत का सम्मान। अब ये बताइए, 2014 से जिस तरह से एक पार्टी को जितनी बड़ी सफलता मिलती जा रही है, तो क्या वो मेजॉरिटी के एक्सेप्टेंस के बिना वो सफलता मिल रही है क्या? और देखिए, पूरे दुनिया में, श्रीकांत भाई अभी कह रहे थे, मुझे तो मैंने उनकी पूरी बात इस बार नहीं सुन पाया मैं। मेरा ये कहना है कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश बता दीजिए, हम 140 करोड़ के लोग हैं, क्लासेस और मासेस, ये हर जगह पे एक झगड़ा रहता ही है। और आज जब से यह सृष्टि पैदा हुई है, तब से क्लासेस और मासेस का चलता रहता है। आप ये समझिए, माओ से तुम इतनी बड़ी थे, लेकिन आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सच बहुत ही एक छोटे टुकड़े के साथ जीता है, बाकी जो दुनिया है वो उससे कोई मतलब नहीं कि आप सच क्या कह रहे हैं। तो मैं लोकतंत्र की बात करता हूं कि मैं तो ये देख रहा हूं, जिस लोकतंत्र में कम से कम 60 के बाद से भारत की राजनीति को बहुत ध्यान से देख रहा हूं, और जिस तरह के जिस दौर से वो गुजरी है, आज मासेस का पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है राजनीति में। और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब मध्य वर्ग और निचला मध्य वर्ग सोशियो इकोनॉमिकली पावरफुल होता है, वो जागता है। और काशीराम इस बात को कहते थे कि जितनी बार इलेक्शन होगा, जैसे आगे बढ़ेगा, ये ज्यादा से ज्यादा मासेस का पार्टिसिपेशन होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और देखिए, भगवत शरण उपाध्याय ने बहुत पहले, हालांकि वो इतिहासकार थे, वामपंथी थे, उन्होंने एक चीज लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि ये जो मध्यवर्गीय जातियां हैं, जैसे जैसे इनका पेट भरेगा, यानी कुल मिलाकर के जब पेट होता है तो नाक की चिंता शुरू होती है। तो ये जो पेरियार ने वहां किया, जो उत्तर प्रदेश में मायावती और काशीराम ने बाद में किया, जो एग्रेरियन रिफॉर्म कर्पूरी ठाकुर से लेकर के यहाँ तक बिहार में किया, कर्नाटक में देवराज अरस ने जो किया, बहुत सारी चीजें, ये धीरे धीरे रिफॉर्म, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज, धीरे धीरे क्वालिटेटिव चेंज में चेंज होता है। पानी को आप गर्म करते जाइए, 100 डिग्री के बाद भाप बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 0 से लेकर 99 तक किसी ने काम नहीं किया, काम किया गया है। और उन्होंने लिखा था कि जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज की भूख इस वर्ग में बढ़ेगी। हमारे यहाँ धर्म, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, पिछड़ी जातियों के लिए एक सामाजिक, उसको क्या बोलते हैं कि सोशल इंपावरमेंट का एक तरीका है जो आता है। आज की तारीख में आप जाइए, मैं जब गांव में जाता था, पहले रहा हूं, मेरे यहाँ कभी कांवड़ लेने की कोई प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक त्योहार होता था,
वो होली, दिवाली और दशहरा। बंगाल में दुर्गा पूजा होती थी, महाराष्ट्र में गणेश पूजा होती थी। अब मैं गांव जाता हूं तो देख रहा हूं कि ये चारों त्योहार वहां बराबर मनाए जाते हैं। और उन उन छोटी जातियों में जिनको आप पिछड़ा, औरत पिछड़ा कहते हैं, उनमें कांवड़ लाने की होड़ लगी हुई है। तब मैंने भगवत शरण उपाध्याय की वो चीज मुझे आई, याद आई कि ये जो लिखा था कि कर्मणा द्विज न होने से, वो जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज की एक ललक बढ़ेगी। अब वो देखिए, उसको कहिए कि ये बीजेपी ने ऐसा किया है, जी नहीं, ये एक ऐतिहासिक क्रम का एक सीढ़ी है जिस पे लोग चढ़ते ही हैं। जब संपन्नता आती है तो सबसे पहले कर्मकांड अपनाते हैं, चाहे उसको जो भी कहिए, पंडित जी कथा कहेंगे, हम दूसरी जातियों को बुलाएंगे, वो हमारे यहाँ खाना खाएंगे, उसमें सोशल एम्पावरमेंट की भावना आती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे जिन कारणों से, एक बात तो आप तय मानेंगे कि जो सोशलिज्म कल तक कम्युनिस्ट और कांग्रेस की बपौती हुआ करता था, उसको एक राइट विंग के आदमी ने बिना नारा लगाए चुपचाप छीन लिया। और अगर आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है, आप देखिए वो लाभार्थी वर्ग क्या है। वो पिछड़ा जो 50% होता था, उसमें 35% 2012 में गुजरात में, चलिए गुजरात की बात छोड़ दीजिए, 2014 में बीजेपी के साथ था, 2017 में बीजेपी के साथ था, 2019 में बीजेपी के साथ था, 2022 में बीजेपी के साथ है। तो 24 में ऐसा कौन सा बम गिरा दिया गया है कि वो लौट गया होगा? आज भी उसके साथ इंटैक्ट है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कभी, एक जिसको आप कहिए कि कहने के लिए राइट विंग है, सोशलिस्ट काम सबसे ज्यादा मोदी ने किया है, और पिछड़ा वर्ग के लिए इतना एक्सेप्टेंस ये सत्ता रही हो, ऐसा मुझे बिल्कुल कभी नहीं दिखाई पड़ता, ना तो चौधरी चरण सिंह इस लेवल पर। जी रामकृपाल सर, छोटा सा एक ब्रेक लेना है, मैं लौट के आता हूँ। इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, सतीश जी के पास चलेंगे, शोधन के पास चलेंगे। छोटा सा एक ब्रेक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं अभी जिस पर मुझे लगता है रीलुक की ज़रूरत है, या अप्रोच की गड़बड़ है, या समस्या को हम समझ नहीं पाए, इलाज कुछ और करते रहे। ये कई बार सोचने को मन करता है, इर्रिस्पेक्टिव की कौन सी सरकार है, वो तो सरकार एक टूल होती है चीज़ों को हल करने की। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। आपका चर्चा में आज जो हम लोग बातचीत ये कर रहे हैं कि नई संसद में अब कामकाज होगा और देश की राजनीति बदल भी रही है, चुनाव के समक्ष हम लोग खड़े भी हुए हैं। तो बहुत सारे बड़े गूढ़ प्रश्नों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि देश अब किस तरफ आगे बढ़ रहा है। सतीश जी, 75 साल हो गए आज़ादी की, 76-77 साल। बहुत सारी चीज़ें आज तक वैसी ही मुबाए खड़ी हैं। जैसे हम रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, है ना, महिलाओं को नहीं दे पाए, रिजर्वेशन में पिछड़ों को हम लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। पता नहीं कौन जिम्मेदार है इसके लिए, मैं उस पर नहीं जाता हूँ कि फिर वो एकांगी बहस होने लगती है। क्यों नहीं दे पाए, अगर इसको आप एनालाइज कर पाए तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जो रामकृपाल जी ने कहा उसके हिसाब से तो सब कुछ बहुत बढ़िया है और कुछ आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अगर होता तो फिर ये महिला और रिजर्वेशन आदि आदि की बात ही नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा है और सबसे पहले सब कुछ विकसित होगा, इसका धीरे धीरे नीचे चला आएगा। मनमोहन सिंह ने भी यही चाहा था, लेकिन हुआ नहीं। मैं तो पहला देखता हूं कि जो देखिए विचारधारा का जो बात है, आपने कहा क्यों नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी है। इस सरकार ने भी किया है और पहले की सरकार ने भी किया है। ये कह देना कि इस सरकार ने सब कुछ किया, पिछले वालों ने कुछ नहीं किया, ये एकदम ये गलत बात है। जो इंक्लूसिवनेस की बात है तो वो बराबर संघर्ष चलता रहेगा, इसमें आप समझ लीजिए। फिर रिजर्वेशन की बात है, अरे रिजर्वेशन तो 10 ही साल के लिए हुआ था, काका कालेलकर कमेटी ने दिया था, तब से 100 साल हो गए। अब फिर कहा जा रहा है जितनी आबादी उतना आरक्षण, कास्ट सेंसस, ये वो रोहिणी कमीशन। ऐसा क्यों हुआ जब सब कुछ बहुत अच्छा है? तो नंबर 1 ये सामाजिक पक्ष है और आर्थिक धन के ध्रुवीकरण का मुद्दा उठा है, इसमें आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए। तो हम तो ये कहते हैं कि जो होना चाहिए वो एक सापेक्षिक रूप से इंक्लूसिव होना चाहिए। एकदम इक्वल तो कोई हो नहीं सकते, बात भी सच, एकदम सच है। लेकिन क्या हुआ है कि एक जो डिवीजन दिख रहा है कि एक राजनैतिक और सामाजिक आधार पर जो मेजोरिटेरियन जो सामंतवाद है
वो एक अलग पॉलिटिकल फिलॉसफी चल रही है, और दूसरे उसके आगे जो इंक्लूसिव फाइट है, जो संघर्ष है, जो पॉलिटिसाइजेशन है कास्ट का, समाज का, वो एक अलग है, वो तफरका है। तो हम ये कह देंगे सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम तो एक बार बार ये सवाल हर शो में पूछते हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री क्यों देना पड़ रहा है? क्या हम भारत के विकसित भारत का जो 2047 का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा, बहुत अच्छा है, इसमें कहीं दो है, लेकिन विकसित भारत के साथ हमें उन सारे भारतीयों का विकास चाहिए। ये नहीं कि हमें 15, 20, 50 लोग, 200, 5%, 3-4% लोग जो है वो हमारा डेटा बना दे, इकोनॉमिक डेटा, जिसके आप लोग एक्सपर्ट हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमको समावेशी, इंक्लूसिव, मैं देख रहा हूं कि इंक्लूसिव के लिए एक नई राजनीति भी चल रही है और वो एक थोड़ा सा जोर पकड़ता आ रहा है। लेकिन ये जो धार्मिकता है, धार्मिकता तो मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको कहता हूं कि एक रिलीजियस आइडेंटिटी की, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि हाँ वो अभी भी है कि पहले तुष्टीकरण किया गया, बहुत सारी पार्टियों ने एक खास समुदाय को बहुत जोर भी दिया या उनका दुरुपयोग भी किया और उस लिहाज से वो तुष्टीकरण हुआ। लेकिन अब जब नया भारत बनाना है तो इंक्लूसिव इंडिया होना चाहिए और सबको लेके चलना चाहिए। यहाँ पर सब बराबर करना चाहिए, कम से कम फिलॉसफी में, कम से कम आइडिया में, कम से कम बोलने में, ये हम समझते हैं। और वो बहुत कुछ नहीं हुआ है, इस बात को मान लेना चाहिए। हर्षवर्धन जी, 80 करोड़ लोगों को अप्रैल 2020 मेरे ख्याल में जब कोरोना गया तो देना पड़ा राशन, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसी समय गरीब हुए थे। अरे सतीश जी अब इधर जा रहा हूं मैं, मतलब आज क्रॉस वाला नहीं है सर, आज तो 1-on-1 है, एक दूसरे के ऊपर प्लीज। केवल एक लाइन मुझे कहनी है, बस ज्यादा नहीं। हाँ बोलिए सर, एक लाइन बोलिए सर प्लीज, एक लाइन। मैंने अपने 70 साल की उम्र में मैंने कभी एक नहीं कहा होगा कि सब कुछ ठीक है। ये शब्द मैंने बचपन में भी नहीं कहा, बुढ़ापे में भी नहीं कह रहा हूँ, आज भी मैंने नहीं कहा है, तो कृपया माफ कीजिए। नहीं, अरे सर सुनिए ना, जब सतीश जी ने कहा, मैंने क्या कहा कि सतीश जी ने जब कहा कि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हुआ भी है, तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि यही बात तो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ है। बट एनीवे उसमें नहीं जाते हैं। हर्षवर्धन जी, आखिरी सवाल आपसे है कि ऐसा नहीं कि 80 करोड़ लोग 2020 में गरीब हुए थे, ऐसा नहीं कि शिक्षा व्यवस्था जो एकदम रोजगार परक नहीं है, आज भी प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वो देखिए जाके आप क्या है, वो नहीं है। या अगर हम इंक्लूसिव नहीं बना पाए अपनी इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को, रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अभी भी हम मूल प्रश्नों से बचना चाहते हैं, हम उसको एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने भी एक नव ब्राह्मणवाद खड़ा कर दिया। अब मैं उधर प्लीज नहीं जाना चाहता हूं पॉलिटिकल डिबेट में कि 3 पीढ़ी से वो सत्ता चला रहे हैं लेकिन वो इंक्लूसिव नहीं बना पाए, वो चैंपियन है इस चीज के। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो मूल प्रश्न एड्रेस होंगे क्या, जिस तरफ इशारा शिवकांत जी ने हल्का सा किया है कि वो चीन हो चाहे घनघोर कैपिटलिज्म के बाद वहां पे हुआ है, और जब उन्होंने 1990 में अपनी पॉलिसी चेंज की है तो पहले उन्होंने कैपिटलिज्म को अपनाया है, फिर इंक्लूसिवनेस किया है। हर्षवर्धन जी संक्षेप में दीजिएगा जवाब। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि कितना कुछ हम करेंगे और अभी जो कुछ हो रहा है वो पहले लोग नहीं कर पाए थे या हमने दिया नहीं था, तो थोड़ा सा इस पे बात बदल जाती है। अलग अलग समय पर अलग अलग समाज होता है और उस समाज में क्या सबसे बेहतर करने की स्थिति है ये होता है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी एक समय में, जैसे उदाहरण के लिए एक समय में महिलाओं को उस तरह से काम करने की स्थिति नहीं थी। आज महिलाएं पढ़ती हैं, उसी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, उसी तरह से काम करती हैं, उनकी बराबरी की बात चलती है। उसमें भी बात चलती है कि भाई पुरुष को ज्यादा पैसा क्यों मिलता है, महिला को कम क्यों मिलता है। लेकिन मेरा इसमें एक विचार है, मेरा ये मानना है कि जब आप सब चीज का इलाज आरक्षण से खोजते हैं तो इसका मतलब है कि समाज के तौर पर आप अभी परिपक्व नहीं हो पा रहे। इसका मतलब है
कि आप कहीं न कहीं जो व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं कैसे आप बड़े हो रहे हैं, वो काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। आज महिला आरक्षण बिल आएगा, उसके जरिए होगा, तो हम कई बार कहते हैं भाई प्रधान पति से लेकर और सभासद पति तक हम लोगों ने खूब देखा है। अब विधायक पति और सांसद पति देखेंगे क्या, ये देखने वाली बात होगी। और वहां फिर ये सवाल खड़ा होगा ना कि किसको हिस्सेदारी मिल रही है, मतलब वो कौन लोग हैं, महिलाओं को हिस्सेदारी मिल रही है या महिला का नाम लग गया, हिस्सेदारी फिर किसी और को है। तो मुझे लगता है कि समाज के तौर पर परिपक्व होने की जरूरत है। आरक्षण तो आज का एक मुद्दा है, उसमें बहुत सी चीजें चल रही हैं, वो होगा नहीं होगा, उसका क्या परिणाम होगा, तो देखने वाली बात। बिल्कुल, मैं तो बहुत आशावादी व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि मूल प्रश्न पे विचार होना चाहिए, रादर की जो पैराफेंडेलिया क्वेश्चन होते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। असली चीज पे अगर आप वार नहीं करेंगे तब तक उस समस्या का आप हल नहीं करेंगे। मैं तो ये बहुत दिन से सोच रहा था कि एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव हुआ। बताइए, आज भी आप वही बीए में करके लड़के आ रहे हैं जिन्होंने 1970 की लिखी हुई पीडी शर्मा की किताब पढ़ी है पॉलिटिकल साइंस की। इसको बदलने की ज़रूरत है, तब आप रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूसिवनेस ये सब लेके आएंगे। और अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स को ठीक नहीं करेंगे तो मैं शिवकांत जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप कितने भी समाज सुधार के सब ठेके ले लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अर्थनीति तय करती है कि समाज में इक्वालिटी, इक्विटी कैसे आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, धन्यवाद। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।